आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। मेरा नाम स्वयं वर्मा। तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए, ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसवी बिलीवेबल न्यूज़ पे। कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा से वो को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुरा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही शानदार होने वाले। इस वीडियो में देखेंगे कैसे कन्हैया कुमार जी डिबेट करते हैं और वो मीठे मीठे बातों से ही गोदी मीडिया को धो डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का डिबेट देखेंगे तो आपका भी मन हरा भरा हो जाएगा और किस तरीके से बिना किसी को मतलब कि कठोर वाणी बिना बोले और उसको किस तरीके से धोना है, ये सीखना हो तो आप कन्हैया कुमार जी से सीखिए। आइए देखते हैं कन्हैया कुमार जी का डिबेट। आप लोग कन्हैया कुमार जी के डिबेट को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। करने के साथ साथ आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये डिबेट कैसा लगा। आइए हम और आप मिलकर साथ में डिबेट देखते हैं और इस डिबेट में किस तरीके से अंजना ओम कश्यप जी से बात करते हैं कन्हैया कुमार जी और उनको किस तरीके से अपने भाषा में समझाते हैं और किस तरीके से धोते हैं गोदी मीडिया को। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप लोग को बेहद ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन देंगे और हम और आप मिलकर साथ में वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं वो तेलंगाना के, और उन्होंने कहा आपको खुशी हुई ना? अब जरूर, हमने उनका सबसे पहले इंटरव्यू किया था। आप निष्पक्ष हैं तो आपको खुशी हुई? पवन जी उस समय पता नहीं टीवी देखते नहीं देखते। रेवंत रेड्डी पवन का जी पहला जीतेंगे तो इंटरव्यू आपको मैंने खुशी किया होगी कि नहीं? पवन जी जब जीतेंगे आपको खुशी होगी ना? आप निष्पक्ष हैं। आप पवन जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। पार्टी का अध्यक्ष तो अभी बने हुए हैं, सारे फैसले ले ही रहे हैं वो मीडिया के। मतलब वो अभी अध्यक्ष एक बने हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में। ऐसा क्या है? आपको इसमें भी आपत्ति में? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, कन्हैया जी, अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको आज निष्पक्ष है नहीं, हम लोग सदा निष्पक्ष हैं। हाँ, रेवंत रेड्डी सीएम बने और आपके युवा नेता वहां पर, हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी उन्होंने, गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किए। कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फर्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए, ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं, सही बात है कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी,
उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी, ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया सही बोल रहे हैं कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे, नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं। पढ़ने लिखने के बावजूद, अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी हमसे, आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो उनसे प्रश्न करेंगे, इतनी सी तो बात कह रहे हैं। लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुढ़ा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो टची होते होंगे। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा, क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथियों का। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है, तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं तो। और दूसरी बात, आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है जी। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे हैं, ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें
तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी। उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावे विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए। और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कन्हैया कुमार जी का इंटरव्यू देखा है, किस तरीके से डिबेट करते हैं और एकदम फैक्ट बातों पे बात करते हैं। जिस तरीके से अगर ये डिबेट करते हैं, अगर इनको गोदी मीडिया या फिर कोई मोटा भाई के सामने बैठा दिया जाए तो वो लोग भी इनसे बात एक समय भी नहीं कर पाएंगे और वो लोग भी चुप हो जाएंगे। और ये एकदम फैक्ट बातों पे बात करते हैं। कन्हैया कुमार जी का आपको लाइव इंटरव्यू कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जहाँ रही महंगाई की बात, और महंगाई तो इस समय आप लोग जानते हैं कि चरम सीमा पे पहुँच चुकी है महंगाई। और इस महंगाई वाले दौर पे इस समय जो वोट मांगा जा रहा है वो महंगाई के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है। अभी बताइए, जो 3 कानून पास हुआ, 3 कानून कृषि पर लगाए थे, उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। और अपना जो काम किए हैं उस पर वोट ना मांग करके ये सिर्फ राम मंदिर पे वोट मांगा जा रहा है। बाकी महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस पर वोट बिल्कुल भी नहीं मांगा जा रहा है। इसका नाम ही नहीं लिया जा रहा। आप लोगों ने बहुत सारा स्पीच देखा होगा, बहुत सारा सब कुछ देखा होगा, पर इस पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता के मुंह से ये बात नहीं निकल रही है कि हम ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि हम कंट्रोल करेंगे नहीं, कि पहले अपना भरेंगे फिर देखा जाएगा उसके बाद। तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को अगर इस तरीके के लाइव इंटरव्यू चैनल पर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जहाँ पर कन्हैया कुमार जी ने यहाँ पर एक बात और अच्छी कही कि मीडिया को एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, और वो भी मीडिया हमेशा एकदम विपरीत पार्टी की तरफ रहे। क्योंकि दोस्तों, जो सरकार में है, जो सरकार में चल रहा है, जो सरकार में बना है, तो उससे अगर वो मीडिया सवाल पूछेगी उसका अलग प्रभाव पड़ता है और उसका अलग उनको वो रहता है। दोस्तों, यही बस निवेदन है कि मीडिया निष्पक्ष रहे। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ भी माना गया है कि मीडिया हमेशा निष्पक्ष होकर विपरीत पार्टी की तरफ रहेगी और जो पार्टी सरकार में जो पार्टी चल रही है वो पार्टी से वो सवाल पूछेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर लेकिन एकदम उल्टा हो रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं किस तरीके की बात है। यहाँ पर कोई चीज़ छिपा नहीं है, और यहाँ पर कोई चीज़ छिपना भी नहीं चाहिए। आप लोग का जनता समझदार है, जनता होशियार है, जनता को मालूम है कि किस तरीके की इस समय राजनीति चल रही है और किस तरीके से लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, ये भी जनता को मालूम है। इसलिए जनता को भड़काने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। जनता इतनी समझदार हो चुकी है इस समय, 10 साल में जनता बड़ा दिमाग आ गया उनके पास, बड़ी समझदार हो गई है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला। और जो यहाँ पर लग रहा है 400 पार का नारा, क्या ये 400 पार का जो नारा लग रहा है, इसमें क्या फिक्स हो गया है कि 400 पार होना है? अगर रिजल्ट भी इनकी तरफ से ही आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं भैया, तब तो ये 400 पार होंगी। और रिजल्ट जब इनके तरफ से नहीं आना है तो ये इतना गारंटी के संग कैसे कर सकते हैं कि 400 पार और हम पूर्ण बहुमत के संग आ रहे हैं? अब आप लोग बताइए इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपना सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका सजेशन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।